जैसे ही वोटर आईडी लिंक होगा आपकी अकाउंटेबिलिटी इमीडिएटली आ जाएगी, इमीडिएटली ये बंद हो जाएगा। जब जिसको पता है कि मेरा आधा वोटर आईडी कार्ड भी जा रहा है, वो कैसे फेक न्यूज चलाएगा? फिर चाहता है जो भी क्रिमिनल है वो तो हर चीज ही ट्रैक कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे ट्रैक करने वाला कोई नहीं है ना, तो वो तो ट्रैक कर ही रहा है। दूसरा आपने बोला कि माइंड को भी वो इम्पैक्ट करता है, तो बिल्कुल करता है ना। अगर आपको कॉल आता है और आपको कहा जाता है कि आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और इमीडिएटली हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और आप इतना मनी ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये इमोशन अटैक ही तो है। या फिर आपको बोला जाता है कि आपको पैसे की बहुत सख्त जरूरत है और आपको कहा जाता है कि हाँ आपने वो चीज डाली है, हम खरीदने को तैयार हैं, उतने में खरीदेंगे, बार्गेनिंग नहीं करनी है, मैं इमीडिएटली मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप अपना ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एज अ सिटीजन एक बेसिक राइट है कि किसी भी तरीके से कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता, किसी भी हालत में, चाहे कैसा भी क्राइम हुआ हो, आपके पास अब फिर भी एक राइट है कि आप अपने लॉयर के थ्रू बात करें। तो जब भी ऐसा हो तो तुरंत अपने रिलेटिव्स में बात करें, घर में बात करें और अपने लॉयर से बात करें, या कोई भी लॉ आप जानते हैं आसपास कोई लॉयर है उससे बात करें, इस इन्फॉर्मेशन को बताएं। कभी भी इन्फॉर्मेशन अपने तक ना रखें, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के जाने हैं दरिया तेरी गहराई। नमस्कार, ये शेर मैंने क्यों सुनाया, थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि भारत में जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इनको वही समझ सकता है जो उस प्रॉब्लम से गुजरा हो। अदरवाइज लोगों को तो ये लगता है कि ये प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। और जिस तरीके से साइबर क्राइम हमारे देश में बढ़ रहा है, वास्तव में ये बहुत चिंता की बात है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनका आपसे इंट्रोडक्शन करा दूं। आज हमारे साथ हैं सतनाम कौर, जो एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, डिज़ाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर हैं और साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। कुछ टाइम पहले जो मेरी आपसे बातचीत हो रही थी इस बारे में, बढ़ते साइबर क्राइम्स के बारे में, तो जो आपने इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करी, मुझे लगा कि मेरे दर्शक भी डिजर्व करते हैं कि उन तक भी जो इन्फॉर्मेशन किसी एक्सपर्ट के पास भी नहीं होती वो आपके पास है। तो मुझे लगा मुझे आपको अपने स्टूडियो में बुलाना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सतनाम। हम साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि साइबर क्राइम है क्या। जो जनरली हम लोगों की समझ है कि कोई कॉल आया या हमारे पेटीएम से पैसे कट गए या हमारे वॉलेट से कुछ पैसा डेबिट हो गया, क्या वही साइबर क्राइम है या इसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं जो एक आम जनता को नहीं मालूम? थैंक यू दिनेश। तो दिनेश, जैसे कि आपने पूछा कि साइबर क्राइम है क्या, अब ये है क्या, ये मुझे भी पता नहीं था जब तक ये मेरे साथ तो नहीं कहूंगी, मेरे अपनों के साथ नहीं हुआ। तो आज से 3 साल पहले मेरी एक मित्र का कॉल आया, जो कि मेरी बहुत ही काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड है और मेरी नेबर भी है, और उन्होंने कहा कि सतनाम, मैंने OLX पे अपना सोफा बेचने के लिए डाला था और उनका कॉल आया कि आप इस तरह स्कैन कर लीजिए और आपको पेमेंट आ जाएगा। और मेरे ना सतनाम 25,000 रुपये अकाउंट से कट गए हैं और अब वो फोन नहीं उठा रहे हैं और एंड वो बहुत रो रही थी। और फिर हम उसको लेके हमारे घर के पास ही साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है, हम वहाँ गए और वहाँ पर काफी लोग और भी हमने बैठे हुए देखे। तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये ऐसे कैसे हो गया। और पुलिस भी उसमें हाँ ठीक है लिखवा दीजिए क्या हुआ, और बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि मैडम आपको ध्यान रखना चाहिए था, अब तो पैसे तो अब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पर आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। और एक तो ये इंसिडेंट हुआ, और कुछ साल पहले मेरी सिस्टर के साथ भी यही इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर उनको एक कॉल आया जॉब के लिए या कुछ ऐसा ही कुछ था, कोई ऑफर था, और उन्होंने बोला कि आप इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और उसने लॉगिन करा एंड उससे कुछ डिटेल्स मांगे, बहुत जनरल डिटेल्स थे जो उसको जनरल लग रहे थे, और वो डिटेल्स देने के बाद कुछ वेरिफिकेशंस हुए और उसके अकाउंट से भी 25 से 30,000 रुपये कट गए। तो जब मैंने ये अनुभव किया तो मुझे एक तरीके से शॉक लगा, और धीरे धीरे मैंने लोगों से जब बात करनी शुरू की तो मुझे पता चला कि ये हर दूसरे इंसान के साथ किसी न किसी तरीके से हो रहा है। एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू गेट टू द रूट कॉज ऑफ इट, कि ये है क्या। मतलब लोग बहुत भोले हैं या बहुत नासमझ हैं
या उनको कुछ पता ही नहीं है, ये साइबर अपराधी बहुत बहुत स्मार्ट है कि इसके पीछे के पूरा माजरा क्या है। और जब धीरे धीरे मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और क्योंकि आप जानते हैं मुझे कि मैं हर चीज के पीछे ये जरूर देखती हूँ कि कौन सा ऐसा कानून है जो इसको या तो बढ़ावा दे रहा है या फिर नहीं है जिसके कारण ये सब बढ़ रहा है, या कौन सा कानून नहीं बनाया गया है जिसके कारण ये बढ़ रहा है। तो आपके पहले प्रश्न का मैं उत्तर देती हूँ, जो इनिशियल आपका क्वेश्चन था कि साइबर क्राइम है क्या। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो टेक्नोलॉजी का यूज करके फ्रॉड करना साइबर क्राइम है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, एक कंप्यूटर चाहिए होता है और एक नेटवर्क चाहिए होता है। ये दो चीजें यूज कीजिए और हजारों तरीके के साइबर क्राइम कीजिए। अब यहाँ पर आपने जैसे बताया कि सुनने में क्या क्राइम आता है, क्राइम की श्रेणी में डिस्कशन में क्या आता है, ओटीपी से पैसे निकाल लिए, पेटीएम से पैसे ट्रांसफर हो गए, या फिर आपको कॉल आया और आपसे पुलिस बन के आपसे पैसे की उड़ाई करी। जैसे आपको पता है कि केस भी हुआ था, एक डॉक्टर थी अभी रिसेंटली, और उसी के बाद आईवीआर पे गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन डालना शुरू की कि आपको पुलिस का बन के कॉल आता है, जज बन के कॉल आता है तो पैसे मत दीजिए। वो होने के बाद ये नोटिफिकेशन शुरू हुआ है, राइट, क्योंकि वो केस एक काइंड ऑफ पूरे नेशन वाइड रेज बन गया कि ये क्या हो रहा है कि अगर डॉक्टर इतनी पढ़ी लिखी इंसान से पैसे इस तरह हथियाए जा सकते हैं, इस तरह हैरेस किया जा सकता है, तो एक आम आदमी के साथ क्या ही होता होगा। तो जब ये ऐसे न्यूज सुनते हैं तो हमें लगता है कि साइबर क्राइम का मतलब है जहाँ पैसे का फ्रॉड, पर साइबर क्राइम पैसे की फ्रॉड तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। रादर वो इसका एक बहुत छोटा पार्ट है, पर वो बात क्यों ज्यादा उस पे होती है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है और उसमें ज्यादा दर्द इन्वॉल्व है। बट साइबर क्राइम बहुत बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें आपका जो आपको ईमेल्स आते हैं, फ्रॉड ईमेल्स आते हैं, आपकी साइबर बुलिंग होती है, आपकी सोशल मीडिया पे गलत अकाउंट बना के लोग इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से कितनी बार दंगे हो जाते हैं। कोई वीडियो देखा और दंगा हो गया, तो ये सब भी साइबर क्राइम की श्रेणी में ही आता है। अब जैसे आपने बताया कि इतना डिटेल और बहुत वास्ट है साइबर क्राइम, और खुद में सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इमोशंस भी इसके साथ अटैच्ड हैं। जिन लोगों के साथ ये हुआ है वो बहुत दिनों तक हमने रिपोर्ट्स भी बहुत सारी देखी कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं एंड दे डू नॉट ट्रस्ट पीपल इजीली। तो सपना आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है सिस्टम में कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े सीईओज इंडिया से निकले हैं और हमारे ही देश में ये धड़ल्ले से चल रहा है। हर दूसरा जो कॉल आपके फोन पे आता है लिखा होता है फ्रॉड, ओटीपी वाले अलाना फलाना, जो ट्रू कॉल में दिखाता है। तो कहाँ कमी है सिस्टम में जो कि हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं? देखिए, ये जो एक चीज है, मैं इस पे कई बार भावुक भी हो जाती हूँ कि इतनी बात की जाती है और हर बात शुरू ही एक ही शब्द से होती है, वो शब्द है अवेयरनेस। मतलब दिखाया ही ऐसे जाता है कि लोग ही निकम्मे हैं, लोग ही पागल हैं, ना समझ है, ओटीपी दे देते हैं, झांसे में आ जाते हैं, जानकारी नहीं कलेक्ट करते। तो आपको अवेयर होना चाहिए, पर वो ये नहीं जानते कि आप अवेयरनेस की दवाई कितने दिन तक किस किस को पिलाएंगे, जबकि उसकी एक ही डोज है और वो है सोशल मीडिया पॉलिसी। सोशल मीडिया पॉलिसी है, सोशल मीडिया पॉलिसी कह लीजिए या साइबर क्राइम पॉलिसी कह लीजिए या साइबर पॉलिसी कह लीजिए, उसे उस पॉलिसी या उस लॉ की कमी की वजह से ये सब का सब एक जिसको बोलते हैं ना कि खुली छूट है। आपको जो क्रिएटिविटी आप लगा सकते हो क्राइम करने की, वो क्रिएटिविटी यूज करो और आप क्राइम करो। और मतलब हम आपके साथ हैं एक तरीके से, क्योंकि कानून नहीं है तो हम तो यही मानेंगे कि आप हमारे मतलब आप फिर क्रिमिनल्स के ही साथ हैं, राइट। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा हिस्ट्री पहले बताना चाहूंगी कि इन 1937 प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग बुक्स एक्ट आया था। वो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को ये एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब प्रिंटिंग भारत में शुरू हुई और प्रिंटिंग का मटेरियल छपना शुरू हुआ और ये सब होना शुरू हुआ, तो उस समय ब्रिटिशर्स को एक प्रॉब्लम फेस हुई कि प्रिंटिंग का इस्तेमाल जो भारत के रेबल थे या भारत के फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी यूज करते और वो छाप के
मटेरियल छाप के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि भावनाएं, लोगों की भावनाएं इवोक हो, वो देश के लिए आगे आए, लड़े। जो सच वाली लड़ाई होती है, वो सच मतलब जो रियल फाइट है टुवर्ड्स टू रिमूव ब्रिटिशर्स, वो लड़ने के लिए आगे आए। तो ब्रिटिशर्स को बड़ी इससे प्रॉब्लम हुई कि भाई हम इसको पकड़े कैसे, कि ये किसने किया है। तो उन्होंने ये, और ब्रिटिशर्स जो है एक मामले में बहुत बहुत ज्यादा समझदार है, वो हर चीज लॉ से करते हैं। उनको कुछ भी कराना होता है वो कुछ नहीं करते, वो कहते हैं ये लॉ छाप दिया, और लॉ के पीछे आपकी पुलिस बैठी है लागू करवाने के लिए, है ना भाई। आप देखेंगे कुछ भी लॉ है वो गैजेट में छपता है। आप में और प्रधानमंत्री में डिफरेंस क्या है? प्रधानमंत्री के पास गैजेट है और एक पेन है, जिससे वो आज लिख देगा कि भाई आज से ये लॉ चला है, आज से जीएसटी 18% है, चलो जीएसटी 15% है, चलो ये है। सीएम के पास और पीएम के पास लॉ है, और उस लॉ को फिर इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुलिस है। तो ये जो है, ये ब्रिटिशर्स का ये कह लीजिए कि बड़ा अच्छा पैगो होता था कि वो हर चीज का एक लॉ बनाते थे। तो उन्होंने ये लॉ बनाया कि जब भी कुछ मटेरियल प्रिंट होगा तो उस पे पब्लिशर की इंफॉर्मेशन होगी और प्रिंटर की भी इंफॉर्मेशन होगी, राइट, ताकि जो ये पब्लिश कर रहा है और जो छाप रहा है दोनों को पकड़ा जा सके अगर मटेरियल गलत है, एज पर देयर नैरेटिव अगर गलत है तो वो पकड़ा जा सके। और वो एक्ट आज तक चल रहा है। आप किसी भी पैम्फलेट को उठा के देखिए, पब्लिशर का भी नाम होता है जी, और प्रिंटर का भी नाम होता है, विच इज अ वेरी गुड एक्ट। क्यों ऐसा, ये गुड एक्ट क्यों है? हर ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर ने बनाया तो कानून गलत होगा, ऐसा नहीं है। कानून क्या है, किसने बनाया है वो मैटर नहीं करता, कानून गलत और सही होता है अकाउंटेबिलिटी के उससे। तो उन्होंने क्या ये देखा कि भाई आज तक वो लॉ है, और उस लॉ से फायदा क्या होता है कि लोग कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन छाप के बात लिख सकते हैं। इट इज अ वेरी इफेक्टिव लॉ, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द प्रिंट मीडिया, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द सोशल मीडिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे ही एक तरीके से मानिए कि आपने गाड़ी खरीदी है, कैश दिया और गाड़ी खरीद ली, और आपकी गाड़ी को हमने नंबर ही नहीं दिया, यानी DL या कोई भी MP 0537 व्हाटएवर, कोई नंबर ही नहीं है, आपको बस कैश पेमेंट किया और आप गाड़ी लेके चले गए। तो अब आप कुछ भी करें, पुलिस आपको पकड़ेगी कैसे? आपने किसी को कुचल दिया, किसी को उड़ा दिया, गाड़ी को आपने कहीं पर ठोक दिया, कुछ भी हो गया, आपको पकड़ने वाली पुलिस है कोई? उनके पास कुछ है ही नहीं। अब आप इसी को इमेजिन कीजिए, फेसबुक वो गाड़ी है जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं है। सोशल मीडिया, Facebook, social media, exactly. Facebook is not just that. Facebook is a medium in that case. तो आप आज प्रॉब्लम क्या है जो इतनी ग्रेव है और जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली मैंने कहीं पर भी डिस्कशन होते, कहीं पर भी आवाज उठते नहीं देखा है कि इसकी मांग कोई कर रहा हो। मतलब लोग मुद्दा बनाते हैं, मांग नहीं करते हैं, दे डोंट आस्क दैट वी वांट दिस। एंड वो क्या है कि एक सिंपल कानून है और जो कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं लेके आई, और वो इसके बारे में बात तक नहीं करते। मतलब लेके आना तो बहुत बड़ी बात है, बात ही नहीं करते। वो कानून है कि जब भी कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाए, चाहे वो जीमेल है, वो याहू मेल है, वो फेसबुक है, वो ट्विटर है, कुछ भी है, वो बना नहीं सकता बिना अपने वोटर आईडी कार्ड के। एंड वोटर आईडी कार्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि एक अडल्ट ने अकाउंट बनाया है, राइट। एनीवेज हम यही तो बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे माइनर्स को नहीं होना चाहिए, राइट। तो एक अडल्ट ने अकाउंट बनाया, वो कैसे पता चलेगा? वो वोटर आईडी कार्ड से पता चलेगा। ये कानून सीएम और पीएम को बड़े प्यार, मतलब उनको कुछ नहीं करना, उनको गजट में छापना है कि आज से ये सोशल मीडिया पॉलिसी बनाते हैं कि ये प्रिंट में भी है हमारे पास, अब हम सोशल मीडिया पे भी बना रहे हैं कि जो भी आपको अपना अकाउंट बनाना है वो वोटर आईडी करने से ही, ऐड करने से ही बनेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जितनी भी आप फ्रॉड्स देखते हैं, जो ईमेल्स के थ्रू होता है, जो फेक आईडीज के थ्रू होता है, यस अच्छा गुड वर्ड दैट यू यूजिंग, जो फेक आईडीज के थ्रू होता है, जितने भी गलत वीडियोस को प्रकाशित किया जाता है, या जितने भी फेक इंफॉर्मेशन को प्रकाशित किया जाता है, जितनी भी भड़काऊ इंफॉर्मेशन प्रकाशित की जाती है, क्योंकि रिमेंबर ये भी साइबर क्राइम का पार्ट है।
राइट? इट इज ऑल्सो अ क्राइम टू शेयर इंफॉर्मेशन जो कि ट्रुथ नहीं है, जो शेयर इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल नहीं है, राइट? और आज वो धड़ल्ले से शेयर की जाती है। मतलब चलिए मानिए अगर इंफॉर्मेशन फैक्चुअल भी है तब भी उसको दिखाया ऐसे जाता है कि सेंटिमेंट एक कम्युनिटी के हर्ट हो और लो अब आप दंगा करो, अब आप बस आपके पास दंगे के अलावा बचा क्या है। तो अगर आप एक सिंपल बना देते हैं पॉलिसी कि वोटर आईडी से आपको लॉगिन करना है और अब आप जो पब्लिश करेंगे तो अबाउट सेक्शन में वो उसका पूरा प्रोफाइल दिखेगा कि ये है, इनका ये वो है वोटर आईडी है और ये यहाँ के हैं और ये चीजें पब्लिश करते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक दिन लगेगा और जीरो हो जाएगा फेक न्यूज, फेक आईडी और फेक वीडियोस एंड फेक इंफॉर्मेशन का सिलसिला। सर हम सोशल मीडिया की लोग बात कर रहे हैं, जो आपने बताया किस तरीके से फेक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं जिसके अराउंड कोई गवर्नेंस या कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पे जैसे लेजिटिमेट अकाउंट्स होते हैं, जो जेन्युइन अकाउंट्स जैसे हम लोगों के अकाउंट्स हैं, हम जो इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, इज दैट आल्सो बीइंग ट्रैक्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स एंड डू दे डू प्रॉपर प्लॉटिंग बिफोर making a plan to capture you or your information and then make a plan to loot you? See, when you say make a plan to loot you, यानी आपकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक हो रही है, तो ये तो है ही बात दिनेश। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। They were threatening that person that तुम्हारा जो बच्चा है वो उस स्कूल में पढ़ता है और यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब उनके पास थी और फिर उन्होंने उससे कुछ पैसे उसके अकाउंट से डेबिट करे और पुलिस बन के कॉल किया था। तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना कितना रिस्की हो सकता है? ये बहुत ही रिस्की है। देखिए बिना कानून के आप कोई भी काम, अगर कानून नहीं है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, है ना, वो तो है नहीं भाई। आप कोई कानून ही नहीं है कि आपको पकड़ा जाएगा या आपको कोई हो, तो फिर आप अब जो भी करेंगे वो ट्रेस ही हो रहा है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे वो ट्रेस हो रहा है, राइट? आप क्योंकि साइबर क्राइम में चाहिए क्या, कंप्यूटर और नेटवर्क ही तो चाहिए और उसमें आपको आपकी फुटप्रिंट्स को ट्रैक किया जा सकता है। हमें पता है हमारा फोन हमें सुनता है, वो जब ट्रैकिंग हो सकती है तो और क्या क्या ट्रैक नहीं हो। तो ट्रैकिंग हर चीज की हो रही है। गिबली इमेज जो लोग बना के अपलोड कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स जो अभी से बोलने शुरू हो गए कि ये आप बड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, काफी रिस्की भी है, ये काफी रिस्की है। व्हाट्सएप पे जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपको अपने बच्चों की पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए, या फिर सोशल मीडिया पे हर चीज तो हर चीज, आज बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया, आज मेरे बच्चा यहाँ गया, या आज हमने ये किया, हमने वहाँ सेलिब्रेट किया। क्यों आप ये सब कीजिए, क्योंकि अगर आप करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। पर आपको ये याद रख के करना पड़ेगा कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं किसी पे केस नहीं कुछ कर सकता, करूंगा कैसे? मैं कंप्लेन लिखवाने जा सकता हूँ, पर कौन सा एक भी केस मुझे बता दीजिए, मेरी नजर में तो नहीं है। होपफुली कुछ हुए हो, मेरी नजर में नहीं है, मेरे अपनों की नजर में नहीं है कि एक भी किसी के पैसों का फ्रॉड हुआ हो, किसी का कुछ ऐसा और हुआ हो। फॉर एग्जांपल हम जब मेरी फ्रेंड का फ्रॉड हुआ था, वो जो ओलेक्स का फ्रॉड था, हम जब वहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ एक मदर थी जो कि एक लग रहे थे कि वो जो हाउस हेल्प होते हैं, घर में काम करने वाले होते हैं, वैसे ही लग रहे थे। उनकी 2 बेटियां खड़ी थी और शी वाज, मतलब वो उन्हें आंखें सूजी हुई है उनकी, और वो फोन को बहुत शर्मा के दिखा रही हैं कि देखिए ये कैसी फोटो डाल दी, देखिए कैसी फोटो डाल दी। तो ये जो उसने किया कैसे कि उन बच्चियों का अकाउंट सोशल मीडिया पे था। अब वो डाल रही कि हम पार्क में गए तो फोटो डाल दी, हम यहाँ गए तो फोटो डाल दी, फोटो लड़कियों ने डाल दी जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं ये सारे। अब इसका कितना डीप प्रॉब्लम है ये देखिए। उनकी फोटो को जो कोई था, जो मुझे तो नहीं पता कौन था, जो भी लाइक मान लीजिए हैकर था, फोटो लिया, एक ऐप डाउनलोड किया जिसमें आप फोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं, और सारा फोटो मॉडिफाई करके न्यूड कर दिया और अलग अलग ढंग से न्यूड करा। और उतने तक ही नहीं रुका, उनका चेहरा लिया और न्यूड पिक्चर्स जो कि गलत पोज, मतलब बहुत ही अजीब पोजेस में थे, उस पे चिपका दिया। और फिर वो फोटोज भेजने शुरू किए कि भाई अब मुझे, और वो अलग अलग नंबर से भेज रहा है, हर थोड़े दिनों के बाद, हर थोड़ी देर के बाद नंबर बदल रहा है अपने। तो अब उसकी मदर बैठी हुई कि हम इसका क्या करें। उसकी मदर को तो ये नहीं पता कि ऐसा कोई, उसकी मदर कह रही है मेरी बेटी ने गलती की है,
और बेटी बोल रही है मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो इतनी कम पढ़ी लिखी इंसान है, आप उसको कैसे समझाएंगे कि वही एप्लीकेशन है जिसमें जाके बेटी का ये चेंज हुआ है। अब मुझे बताइए वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए क्या किसी गवर्नमेंट आईडी की जरूरत है? अभी तो नहीं है ना। तो फिर अब आप मस्त मस्त होके आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिए, गेम्स डाउनलोड कीजिए, है ना। बच्चे आप देख रहे हैं आजकल, आपने सुना ही होगा, गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड, जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं कि आप फोटो मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी ने अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बनाया, पर क्योंकि लॉ नहीं है कि भाई आप जो भी डाउनलोड करोगे तो आपका एक लेजिटिमेट आईडी होना चाहिए हमारे पास रजिस्टर्ड, ताकि हमें पता चले कि अगर आपने डाउनलोड किया है तो यू आर यूजिंग इट, यू आर द पर्सन। बट अभी कुछ है ही नहीं। तो वो उसने क्या किया हुआ था, ऐप डाउनलोड करके वो वीडियोस को फोटोज को मॉर्फ करके इस तरह का, और कई पैसे भी वो उससे लूट चुका था। मेरा पॉइंट ये है कि इसकी हद ये है कि भाई हमें आप कुछ, आपका जो इनिशियल पॉइंट ये था कि भाई क्या हमें करना चाहिए सोशल मीडिया को इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन, तो वो तो एक इंडिविजुअल डिसीजन है। आप क्या अपना सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं, क्या नहीं, किसको अपना आप सोफा बेचना चाहते हैं, किसको नहीं, आप किसके साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं पेटीएम पे, किसके साथ नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसके पीछे लॉ नहीं है, इसलिए आप कुछ भी करेंगे वो किसी न किसी तरीके से आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। So you're saying in a way it is getting compromised. Yes, absolutely, absolutely. अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे कई लोग, जैसे बहुत सारी ऐप्स की आपने बात करी, इंडिया में लगभग 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और मेजरली वो पॉपुलेशन है जो चीजों को समझते नहीं है, ठीक है, और उन लोगों को ऐप का अच्छा बुरा नहीं मालूम। They saw some ad on social media, they got influenced, उन्होंने उसको डाउनलोड कर लिया, उन्होंने रैंडमली कहीं पे अपने किसी फ्रेंड की फोटो उठा के, जो आपने भी एग्जांपल दिया, उसका न्यूड वीडियो वगैरह या जैसे भी उसकी इमेजेस क्रिएट करनी थी एज पर रिक्वायरमेंट, उन्होंने वो कर दी। और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है इतनी हिम्मत कहाँ से आती है लोगों के अंदर, या जिसे हम कहते हैं कि ऑडेसिटी, ये ऑडेसिटी उनके अंदर कहाँ से आ रही है कि वो लोग कुछ भी करने को तैयार हैं और डर नाम की चीज नहीं है जो कुछ टाइम पहले हुआ करती थी। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आपने ऑथेंटिक वेज या ऑथेंटिक मेथड्स इंप्लीमेंट नहीं करे तो फिर तो आप गवर्न कभी कर नहीं पाएंगे इस चीज को। तो आपको क्या लगता है कहाँ ये हिम्मत इनको कहाँ से मिलती है? दिनेश, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये जो एक पूरी वेव आई है कि जिसको हम कहते हैं पूरी खुली छुट्टी है, किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी को जो मैंने पहले डाटा यूज करके क्राइम कर लेते हैं लोग। अब ये आया कहाँ से, ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, देश चलता किन चीजों से है, देश कोई भी नेशन किस चीज से चलता है, और वो दो चीजें मेजर है जो चलाती है। पहला है पुलिस, पहला है एक्चुअली जुडिशरी, एंड दूसरा पुलिस है। एक्चुअली पहला दूसरा नहीं भी बोले तो दो चीजों से चलता है, जुडिशरी और पुलिस से चलता है, ठीक है। अब अगर आपकी जुडिशरी और पुलिस में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ये जग जाहिर है कि जो हम कोई भी क्राइम होगा उसके लिए ज्यादातर क्या करेंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, थोड़ा सा घूस देंगे या कुछ करेंगे या आसानी से छूट जाएंगे, और केस अगर जज के पास जाएगा तो चलता रहे सालों साल। जज के हमारे देश में 25,000 जज हैं पूरे देश में, और लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सब मिला के 25,000 जजेस हैं, एंड मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग है, ठीक है। अब आप सोचिए कि उन बीच में लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो कि कितने जजेस हैं और कितने करोड़ केसेस पेंडिंग है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि जब लोगों को ये बहुत आसानी से पता है कि हम अगर पकड़े भी जाएंगे तो कुछ खास होने नहीं वाला, हम जज के साथ हाथ मिला सकते हैं, वकील के साथ हाथ मिला सकते हैं, पुलिस के साथ हाथ मिला सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो, और उन्होंने ये होते हुए देखा है हमारे पास, मतलब आप ये कितने सारे केसेस हैं, आपको निर्भया कांड याद होगा कि भाई सबको ही पता था 7वें दिन की क्या हुआ, किसने किया, क्या हुआ, केस का जो भी था आते 13 साल लग गए, और वो भी इसीलिए आया क्योंकि नेशनल आउटरीच था। ऐसे केसेस तो रोज होते हैं, है ना। सो हम, क्योंकि हमारा मुद्दा आज साइबर क्राइम है, तो मे बी वहीं पर मैं बात करना चाहूंगी कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर
जब भी ऐसे कोई क्राइम कम है या ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कम है, क्वांटिटी ज्यादा है या कम है, उसके पीछे जुडिशरी और पुलिस है। जैसे यूएस में जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो रिकॉलेबल है बाय डिस्ट्रिक्ट सिटीजन्स और डिस्ट्रिक्ट वोटर्स, ओके। एंड यूएस में राइट टू रिकॉल के कानून है, यानी आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, बहुत सारे पदों पे गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं। हाँ, इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? हाँ नहीं, बिल्कुल हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं, वोट वापसी कानून की बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रिटन में पीएम को, सीएम को ऑर्डर्स भी भेजे जाते हैं कि हमें ये कानून चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर पुलिस को पता है कि चाहे साइबर क्राइम बढ़े मेरे एरिया में, चाहे जो भी नॉर्मल क्राइम तो नहीं बोलेंगे, पर चाहे इन जनरल क्राइम बढ़े, अगर क्राइम बढ़ा है और डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स के पास ये राइट है कि वो मुझे एक्सपेल कर सकते हैं, तो वो हर काम करेगा जो कि क्राइम को कम करेगा। जब उसको पता है कि डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी रिपोर्टिंग सीएम को है, मेरा चुनाव भी सीएम कर रहा है, रिपोर्टिंग भी सीएम कर रहा है, तो वो क्यों इतनी मेहनत करेगा? वो तो मेहनत अदरवाइज करेगा ना, अपना वो बनाने में। सो उसके पीछे भी मतलब आपने जो बोला कि लोगों में डर क्यों नहीं है, डर इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि हमारी जुडिशरी और पुलिस एकदम जर्जर हालत में है, अकाउंटेबिलिटी की कोई नाम नहीं है। इसीलिए उसके पीछे, मतलब इसके पीछे भी एक लॉ, जो लॉ नहीं है वो रीजन है। तो जो हमने पहले भी कहा था कि हर समस्या, आप कुछ भी समस्या पिक कर ले, आप कह ये वो ऐसा वैसा, मैन्युफैक्चरिंग में ये देश में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, औरतों के ऊपर क्राइम बढ़ रहा है, मर्दों के ऊपर क्राइम बढ़ रहा है, गलत केसेस डाले जा रहे हैं, बेचारे हमारे मतलब यंग टैलेंट देश से निकल रहा है, लोग सिटीजन, सब के पीछे या तो कोई कानून है या कोई कानून नहीं है, यानी बनाया नहीं गया है ना। तो ये जब हम समझते हैं इन चीजों को, तो हम फिर थोड़ा सा हमारा इस बात पे भी समझ बढ़ती है कि क्यों हमें अवेयरनेस, तो ठीक है जरूर लोगों को होनी चाहिए कि भाई क्यों उनको ओटीपी नहीं देनी चाहिए, लोगों को अपने फेसबुक पे अपने कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंटीमेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए, या ऐसे ही बहुत सारी और चीजों की अवेयरनेस होना बुरा नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। बट उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि कैसे इसके पीछे एक बहुत सिंपल मतलब लॉ, जो एक लाइन का लॉ है कि आज के बाद आपको अपने वोटर आईडी से लॉगिन करना है और इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी ताकि हम आप पकड़ पाए कि ये गलत कौन कर रहा है। ये अगर आ जाए तो रातों रात इतना जो बड़ा जंजाल देखते हैं प्रॉब्लम्स का, साइबर क्राइम से स्पेशली रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, वो रातों रात बंद हो सकता है। साइबर क्राइम्स में जनरली आप देखोगे तो अलग-अलग नंबरों से कॉल्स आते हैं, तो वो कॉल्स भी कई बार लेजिटिमेट कॉल्स नहीं होते, मोस्टली नहीं होते, एंड एवरी टाइम यू ट्राई टू कॉल दैट नंबर बैक, that number doesn't exist. Yes, absolutely. And maybe that number is not callable or not reachable. क्या नंबर्स को भी एक पर्टिकुलर आईडी से, जैसे आधार हो या वोटर कार्ड जैसे आप कह रहे हो, टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज एडल्ट, ठीक है, तो क्या उसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए आपको लगता है? ये अभी भी है। आप जब भी क्योंकि मैं तो टेलीकॉम सेक्टर में काम कर चुकी हूँ अच्छा लंबा समय, तो आप जब भी और वैसे भी ये लॉ है कि आप जब भी सिम खरीदते हैं आपको आईडी देना पड़ता है। पर फिर वही बात है कि इतना मतलब वो जो बेच रहा है सिम, उसके ऊपर भी सेल्स का प्रेशर है, तो वो और मतलब सेल्स का प्रेशर तो एक बहुत ही थोड़ा सा लाइटर नोट पे बोल रही हूँ, जो बेच रहा है उसको भी कोई खास मतलब नहीं है, उसने आईडी देखा। अब जैसे मैंने बहुत पहले कहीं मतलब किसी वीडियो में देखा था कि आप गए फोटोकॉपी कराने और उसने 2 फोटोकॉपी निकाली आपके आधार कार्ड की, और उसने बोला कि भाई साहब ये तो क्लियर नहीं है, आप दूसरी निकालिए। तो एक आधार कार्ड कॉपी की जगह उसने दूसरी निकाल दी, दूसरी क्लियर थी, आपने पेमेंट किया, दूसरी लेके आ गया। अब वो एक जो है उन्होंने कलेक्ट किया सारे और रद्दी को भेज दिया, वो रद्दी वाले के पास से गया रद्दी वाले के पास, रद्दी वाले ने रद्दी वालों से ये क्रिमिनल्स खरीदते हैं और उन नामों पे ले लेते हैं, और मतलब ये इसका जस्ट वन एंगल है, इसके कितने सारे और एंगल्स हैं, है ना।
तो लोग डेथ हो चुके हैं लोगों की, है ना, बट बिकॉज वी डोंट हैव डेथ रजिस्ट्री ओपन टू, आई मीन कोई ऐसा गवर्नमेंट का वेबसाइट नहीं है ऐसा कि जहाँ डेथ रजिस्ट्री को देखा जा सके प्रॉपर, या होगा भी तो उसकी जानकारी इतनी अवेलेबल नहीं है, तो उनके नाम पे लिए जा रहे हैं। फोन जब खो जाते हैं तो वैसे तो लोग सिम बंद करा देते हैं, पर कई लोग नहीं करा पाते, उनका मिसयूज की कोई हद नहीं है। तो लॉ तो अभी भी है कि आपको देना पड़ेगा अपना आधार कार्ड या ऐसा कोई गवर्नमेंट आईडी, बट क्योंकि आपने सिम बेचना है और मैंने खरीदना है, तो मैं थोड़े सौ पैसे लेके बोलूंगा कि भाई इसी पे दे देना, किसी पे दे देंगे, है ना। तो आप देखेंगे कितने सारे प्रीपेड के सिम वाले बैठे होते हैं, जब हम गुड़गांव की साइड जाते हैं तो काफी देखते हैं कि एक आईडी दो और सिम ले लो, एक आईडी दो और सिम ले लो, तो गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी वहां पर भी नहीं। क्या साइबर क्रिमिनल्स माइंड को अटैक करते हैं आपके? क्या वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, या पहले वो आपको स्टडी करते हैं उसके बाद आप पर अटैक करते हैं? देखिए, क्योंकि कोई लॉ नहीं है ट्रैकिंग का, तो इसलिए जो भी क्रिमिनल है, जिसको जो भी इजी मनी चाहता है, जो भी क्रिमिनल है, वो तो हर चीज ही ट्रैक कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे ट्रैक करने वाला कोई नहीं है ना, तो वो तो ट्रैक कर ही रहा है। दूसरा, आपने बोला कि माइंड को भी वो इम्पैक्ट करता है, तो बिल्कुल करता है ना। अगर आपको कॉल आता है और आपको कहा जाता है कि आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और इमीडिएटली हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और आप इतना मनी ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये इमोशनल अटैक ही तो है। या फिर आपको बोला जाता है कि आपको पैसे की बहुत सख्त जरूरत है और आपको कहा जाता है कि हाँ, आपने वो चीज डाली है, हम खरीदने को तैयार हैं, उतने में ही खरीदेंगे, बार्गेनिंग नहीं करनी है, मैं इमीडिएटली मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप अपना ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये भी तो माइंड वो है ना, पर वो कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उनको ट्रैक करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के केस बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि डिजिटल अरेस्ट को कैसे रोका जा सकता है? डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है, तो उसका बेसिक चीज ये है कि जब भी डिजिटल अरेस्ट होता है, अब तो खैर गवर्नमेंट ने काफी सारे IVR पे भी हमारे आने शुरू हो गए नोटिफिकेशन, मतलब जो चलता है कि आप कॉल आए तो ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, पर फिर भी डिजिटल अरेस्ट जो चल रहा है उसको कम करने का क्या तरीका है? वो एक ही फिर से तरीका है कि पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एज अ सिटीजन एक बेसिक राइट है कि किसी भी तरीके से कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता, किसी भी हालत में, चाहे कैसा भी क्राइम हुआ हो, आपके पास अब फिर भी एक राइट है कि आप अपने लॉयर के थ्रू बात करें। तो जब भी ऐसा हो तो तुरंत अपने रिलेटिव्स में बात करें, घर में बात करें और अपने लॉयर से बात करें, या कोई भी लॉ आप जानते हैं आसपास कोई लॉयर है, उससे बात करें, इस इंफॉर्मेशन को बताएं। कभी भी इंफॉर्मेशन अपने तक ना रखें, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। अगर आप IT मिनिस्टर होती तो आप क्या एक ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट करती जिससे सब चीजें स्टॉप हो जाए? मैं इमीडिएटली गैजेट में ये लॉ छापती कि आज से जो भी सोशल मीडिया पे अकाउंट बने हैं या बनाएगा, कोई भी अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाएगा या जितने भी अकाउंट बने हैं, ये मैंडेटरी है कि आप अपना वोटर ID इंफॉर्मेशन वहां अपलोड करें। एट द सेम टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आप पब्लिश करेंगे, उस इंफॉर्मेशन में आपकी इंफॉर्मेशन भी जाएगी। इमीडिएटली ओवरनाइट एज एन IT मिनिस्टर मैं इसको बंद कर सकती हूँ, साइबर फ्रॉड। क्या सोशल मीडिया के थ्रू हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या नहीं है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जा नहीं रहा? आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, साइबर क्राइम के लिए चाहिए क्या? कंप्यूटर चाहिए और नेटवर्क चाहिए और IT की जानकारी चाहिए, राइट? तो आप साइबर क्राइम तो बिल्कुल ही 100% मतलब हो रहा है, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज भी हो रही है, और इसीलिए अंधाधुंध ऑनलाइन शॉपिंग या हर चीज ऑनलाइन करने से पहले आपको जरूर 2 बार सोचना चाहिए कि कितना ऑथेंटिक है प्लेटफॉर्म, कितना नहीं है, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 6 लाख से ज्यादा लोग इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप कर चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं और दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या? इसके पीछे भी एक सिंपल ही चीज है, वो है लॉ। जिस भी कंट्री में सिटीजन्स या वोटर्स के हक में अच्छे लॉज होते हैं, वहां पर वो सेफ फील करते हैं, वहां पर वो अपनी जो प्रतिभा है उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, वो अपने टैलेंट का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, वो अपनी जितना भी जिस तरीके की लाइफ वो जीना चाहते हैं वो वहां जी सकते हैं। उनको पुलिस का डर नहीं है, उनको पता है कि पुलिस उनके हक में काम करेगी, जुडिशरी उनके हक में काम करेगी।
तो अगर आप यूएस के लॉज देखते हैं, वहाँ राइट टू रिकॉल है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट शेरिफ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट जजेस भी बहुत सारी जगह पे रिकॉलेबल है। तो जब वो रिकॉलेबल बाय डिस्ट्रिक्ट वोटर्स हैं तो वो उनके लिए काम करते हैं। और जितना कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऐसी होती नहीं है कि वो अपने लाभ के लिए काम न करे, वो हमेशा ज्यादा लाभ अपनी ही काम मतलब ज्यादा काम अपनी लाभ के लिए करेगी। और अगर ऐसे लॉ बने हैं किसी कंट्री में जहाँ पर ज्यादा उन लॉज का फायदा सिटीजंस को हो रहा है, तो क्यों नहीं लोग वहाँ जाना चाहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ये बता दूंगी। मेरे पड़ोसी हैं, वो पिछले 10 साल से यूएस, 10 तो नहीं 5 साल से यूएस में है, और वो एक ही बात बोलते हैं कि मैंने रोड पे एक भी गाय नहीं देखी है, मैंने रोड पे एक भी एनिमल नहीं देखा है। ऐसे कैसे? तो क्या वो लोग बड़े समझदार है और हम लोग बहुत निकम्मे हैं कि हम एनिमल्स को छोड़ देते? नहीं, क्योंकि जो एनिमल या फिर जो भी जिसकी भी मिनिस्ट्री है जिसको ये देखना चाहिए वो काम ही नहीं कर रहे, इसीलिए मतलब इतने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं रोड पे एनिमल और बाकी चीजों की वजह से, जबकि उन्होंने वहाँ ये देखा नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि भैया आप ये चेक कीजिए, और उन्होंने बोला कि हाँ जो डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिसर है जिसके अंडर ये बाकी चीजें आती हैं, दैट इज रिकॉलेबल। तो अकाउंटेबिलिटी शूट अप होती है जब उनको पता होता है कि वी आर नॉट परमानेंट ऑन दिस पोजीशन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कभी इंडिया में राइट टू रिकॉल इम्प्लीमेंट हो पाएगा? देखिए, राइट टू रिकॉल एक लेवल है, इम्प्लीमेंट कर भी देगी अगर कोई भी गवर्नमेंट, तो हमें ये देखना चाहिए कि उस लॉ के अंदर उन्होंने लिखा क्या है ना। तो कभी भी लेवल के पीछे मत जाइए। राइट टू रिकॉल एक लेवल है, जैसे गरीबी हटाओ, रोजगार लाओ, ये सारे लेवल्स हैं। लेवल्स से कुछ नहीं होता है, पर हाँ फिर भी किसी चीज को नाम तो देना ही पड़ेगा। तो नाम है राइट टू रिकॉल, जो कि कई लोग डिमांड करते आए हैं। इसकी डिमांड भारत में ब्रिटिशर्स के टाइम से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी की है, पर वो लॉ में लिखा क्या है। तो उसको जब भी कोई लॉ लाया जाए तो एक तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की साइट्स पे वो लॉ आसान भाषा में, हर भाषा में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोग उसको पढ़ पाए, समझ पाए, उस पर क्वेश्चन कर पाए। अब लोग बोले, अगर गवर्नमेंट बोले हम राइट टू रिकॉल ला रहे हैं और वो उनमें कुछ भी डाल दे तो उससे सिटीजंस का फायदा नहीं होगा, बट वो कहेंगे देखो आपने बोला था राइट टू रिकॉल, हम ले आए। एंड दैट इज अ रीजन ऑलवेज सी कि लॉ के अंदर क्या लिखा है। अभी तक सोशल मीडिया पर हमने बात करी, बहुत सारे एंगल्स आपने बताए। आपने शुरुआत में एक किस्सा बताया कि डॉक्टर थे जो डिजिटली अरेस्ट हुए जी। अब जैसे एक लॉ है कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है या आपने कुछ गलती किया तो आपको वकील एक लॉयर आपको मिलता है, तो क्या उनको ये बात नहीं बताती? बीइंग अ डॉक्टर, ऑफ कोर्स ही इज अ डॉक्टर, तो काफी चीजें उनको उनकी नॉलेज में होनी चाहिए। तो कहाँ कमी है अवेयरनेस की कि लोगों को अपने बेसिक राइट्स का भी नहीं पता? ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो बात बोलूंगी। हमारे पास एक ही राइट है, वो है वोट देने का राइट। वी जस्ट हैव वन राइट, राइट टू गिव वोट। और उसके बाद वोट देने के राइट के बाद सरकार बनती है और सरकार पे डिसाइड करती है कि आप पेमेंट पे चलोगे कि आप सड़क पे चलोगे, टूटे पुल पे चलोगे कि सीधे पुल पे चलोगे। ठीक है, ये हम डिसाइड नहीं करते। लाइक यू डोंट डिसाइड वेदर यू वांट अ 60 feet road here or a 30 feet road there, right? That is decided by government. We have only one right, that is right to vote. That's it. When all developed nations have multiple rights, right to recall, right to referendum and many other rights. But anyways, we'll talk about कि भी उसको अपने राइट के बारे में कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये एक राइट कानून के थ्रू दिया जाता है कि भाई आपने कोई भी क्राइम किया हो, आप लॉयर के थ्रू बात कर सकते हो। मतलब लॉयर आपके थ्रू, आप लॉयर हायर कर सकते हो। ये उसको क्यों नहीं पता था? तो देखिए, ये जो बेसिक कानूनों की जानकारी है, स्कूल में जो बेसिक पढ़ाई होती है वो तो होती है, और आजकल ये डिमांड और भी आ रही है कि भाई लोगों को फाइनेंशियल भी समझाना चाहिए, बच्चों को स्पेशली, कि भी फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं ये सब। तो ये सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मेजर है वो है एक और जो हम मांग रखते हैं और डिमांड करते हैं कि 8th क्लास से बच्चों को लॉज के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, कि जो मेजर लॉज है, लॉज बनते कैसे हैं, मतलब ऑफ कोर्स लॉ की पढ़ाई नहीं कराने को बोल रहे हैं। जैसे कि आप अगर 11th 12th में कॉमर्स लेते हो तो आप सीए की पढ़ाई नहीं करते हो, बट यू आर क्रिएटिंग अ बेस, राइट, अ गुड बेस, एंड उस बेस की तैयारी से फिर आप सीए की फर्दर पढ़ाई करते हैं। सिमिलरली 8th क्लास से ये भी लॉ बनना चाहिए कि लॉ की पढ़ाई बच्चों को जरूर कराई जाए, जिसमें उनकी बेसिक राइट्स क्या होते हैं, कि अगर लॉ बनते कैसे हैं, लॉ चलते कैसे हैं, लॉ बनाता कौन है, कैसे कौन से लॉ के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन
को बदलना पड़ता है, कौन से लॉ डायरेक्टली बस गैजेट में बिना कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़े भी लागू हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर एक बात निकलती है कि भाई कोई भी लॉ की बात आती है तो लोग बोलते हैं अरे इसमें तो संविधान में चेंज करने पड़ेंगे। सो एक बड़ी गलतफहमी ये है कि हर लॉ के लिए संविधान चेंज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लॉ हैं जो डायरेक्टली भी गैजेट में आते हैं, बहुत सारे लॉ हैं, और बहुत सारे लॉ हैं जो कि संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लॉ की जो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी लॉ की जानकारी क्या है, भारत में लॉ बनते क्या है, कि 8th क्लास से बच्चों को पढ़ाया मैंडेटरी करना चाहिए, ताकि वो एक कम से कम जब बाहर निकले तो वो सजग सिटीजन्स हैं, उनको पता है कि भाई एज अ सिटीजन मेरे जो भी, चलो वोट, राइट टू वोट तो है भी, पर गवर्नमेंट ने और क्या क्या राइट्स मुझे दे रखे हैं जिसको मेरे को यूज करना चाहिए। सो दैट इज समथिंग आई थिंक वो है ही नहीं, क्योंकि है भी नहीं, डिस्कशन में भी नहीं आता है। तो एक अगर इतना पढ़ा लिखा पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ ही हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि सिटीजन्स के साथ तो खैर कुछ भी हो सकता है। ठीक है सत्ता, अभी जैसे आई नो अवेयरनेस के बारे में ज्यादा बात करने की मुझे लगता जरूरत है, क्योंकि ये इतना ज्यादा हो चुका है इंडिया में, लोगों को पता है कि किस तरीके से काम करता है, बट फिर भी कुछ ऐसा यूनिक जो आपको मालूम हो जिसके बारे में जो आपको लगता है कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। साइबर क्रिमिनल से कैसे बचा जाए और कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये कॉल साइबर क्राइम की कॉल है या हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, और क्या इसको लाइव ट्रैकिंग का भी कोई तरीका आपको मालूम है जो कि हमारे दर्शकों तक पहुंच सके? क्योंकि लाइव ट्रैकिंग इज समथिंग दैट आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन कि इसको लाइव ट्रैकिंग कैसे किया जाए, पर डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि अगर लोग कैसे बचे, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे मैं जो करती हूँ मैं वो बता सकती हूँ कि मुझे इतनी बात अच्छे से समझ में आती है क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी पे अपना मेरा मेजर है वो कर रही हूँ कि सबसे पहले जब भी आप कोई चीज, जैसे OLX पे गए, आपने कुछ बेचना है या आपको कोई कॉल आया कि भाई इसकी एक्सीडेंट हो गया या आपका ब्रदर है, इसको हमें लेके जाना है, हमें इतने पैसे आप ट्रांसफर करो, देन अदरवाइज 1000 ways, राइट? सो एनीथिंग, जो कि मैं अब वो बात कर रही हूँ जो लोगों को इन जनरल अवेयर होना चाहिए कि एनीथिंग जो उनको लगता है कि भाई बहुत जल्दबाजी में बताया जा रहा है, घबराहट से बताया जा रहा है, या मुझ में जल्दबाजी क्रिएट की जा रही है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, या फिर ल्यूक्रेटिव ऑफर है, इतना ल्यूक्रेटिव है कि मेरे को लग रहा है कि मतलब मैंने 25,000 डाले थे सोफा के और 25,000 में कोई लेने आ गया, या फिर कोई जैसे मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ था कि मैं आर्मी का ऑफिशियल हूँ, हमारे पास राइट्स नहीं है कि हम अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करें, तो पहले आप कुछ पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, वो ऑथेंटिकेट करेगा कि आप रियल यूजर हैं, और फिर मैं आपको वापस करूंगा। तो ये बेसिक चीजें, एक तो ल्यूक्रेटिव, टू ल्यूक्रेटिव एंड टू पैनिकी, दोनों ही सिचुएशन में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई ये एक क्राइम की सिचुएशन हो सकती है, राइट? टू इमोशनल कि भाई इसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, एनीथिंग व्हिच इज लाइक पैनिक, टू इमोशनल, टू ल्यूक्रेटिव, you should be very very alert that this can go wrong. थैंक यू सतनाम, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम निकाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे भी मैं आपको अलग अलग एपिसोड्स में बताऊंगा ताकि अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग बात कर सकें। आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। कोई मैसेज जो आप चाहते हैं हमारे दर्शकों को देना चाहिए? श्योर, थैंक यू। तो एक लास्ट मैसेज जो हमने पहले भी बोला था, बट मैं उसको समरी में जरूर बोलना चाहूंगी कि मैंने हर जगह सुना है कि लोगों की अवेयरनेस की बात करते हैं कि लोग अवेयर होने चाहिए, तो उसी अवेयरनेस में मैं ये बात भी डालना चाहूंगी कि लोग ये भी अवेयर होने चाहिए कि हमेशा जब भी आप किसी चीज को भारत में होता देखें, किसी भी गलत चीज को होता देखें, तो जरूर सोचें कि क्या इसके पीछे कोई गलत कानून है या क्या इसके पीछे कोई सही कानून होना चाहिए और वो नहीं है। तो जरूर जब आप इस ढंग से सोचते हैं तो आप एक अलग नजरिए से भारत की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, रादर देन जो हम जनरली सुनते हैं कि लोग ही बुरे हैं, लोग ही ऐसे हैं, उसकी जगह आप ये देखिए कि कानून कैसे है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अपने दर्शकों को भी मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जैसा कि सतनाम ने आज बहुत डिटेल में हमें समझाया, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आपके पास जब भी कोई कॉल आती है और वो एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या बहुत एक नॉर्मल कॉल भी आती है कि हम किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं या आपका नंबर जो है वो कहीं पर उसकी डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज हुई है,
और आपका आधार कार्ड कहीं पर ही वो हुआ है और वो पुलिस वाले बन के आपको कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी अनयूजुअल कॉल आता है तो उसको बिल्कुल एंटरटेन मत करिए। और कितना भी वो लोग आपसे वीडियो पे बात करने की कोशिश करें कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से या सीबीआई है या कस्टम डिपार्टमेंट से हैं, आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए और एक बार कॉल काट कर किसी से बात जरूर करिए। बात करेंगे तो आप जरूर बचेंगे। और गवर्नमेंट के लोगों से या जो भी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूं कि प्लीज ऐसे ऑथेंटिक वेज को इंप्लीमेंट करिए देश में, ऐसे स्ट्रॉन्ग कानूनों को लाइए जिससे फेक आईडीज बननी बंद हो जाए। और जिस दिन ये फेक आईडीज बननी बंद हो जाएगी, देश की आधी प्रॉब्लम जो साइबर क्रिमिनल्स की चल रही है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।